राज्यपाल। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन ये वास्तविक प्रमुख के रूप में नहीं होता। पहले संवैधानिक प्रमुख समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब होता है कि उसे संविधान ने राज्य का प्रमुख तो बना दिया, जैसे ही हम उसे वास्तविक प्रमुख की बात करते हैं तो वास्तविक प्रमुख के रूप में राज्य के हम किसको देखते हैं, तो चीफ मिनिस्टर को हम वास्तविक प्रमुख या कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख के रूप में देखते हैं। मतलब रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन है, मुख्यमंत्री है, जबकि संवैधानिक प्रमुख या कार्यपालिका का प्रमुख तो ये राज्यपाल होता है। तो राज्य के वास्तविक प्रमुख के रूप में हम मुख्यमंत्री को देखते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। राज्य की संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कार्यपालिका का प्रमुख यानी एग्जीक्यूटिव हेड भी गवर्नर है, जबकि वास्तविक प्रमुख के रूप में हम मुख्यमंत्री को देखते हैं। तो ये आपको बढ़िया से ध्यान रखना है कि वास्तव में स्थितियां हैं किस तरीके की। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल्स की। तो राज्यपाल से संबंधित जो आर्टिकल्स हम आपको बता रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग याद करिए, मैंने पहला आपको आर्टिकल बताया था आर्टिकल 153। तो 153 में राज्यपाल का पद है। इसके बाद मैंने आपको 154 बताया था। तो 154 में क्या था, ये राज्यपाल हैं तो कुछ कार्य करेंगे, यानी इनकी कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। इसके बाद मैंने आपको बताया था 155 में तो राज्यपाल की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट की बात की गई है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है 156, तो 6 को हम याद करेंगे टेन्योर। टेन्योर को अगर आप कनेक्ट करें तो टेन्योर में हम देखते हैं जैसे 6 अल्फाबेट है और 6 को हम 6 से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी ये क्या हो गया, राज्यपाल का कार्यकाल। अब कार्यकाल होता कितना है, तो राज्यपाल का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, सामान्य कार्यकाल। बीच में भी राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को हटा सकते हैं या फिर इनका एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यपाल जो है वो 2 राज्यों के भी राज्यपाल हो सकते हैं और 2 राज्यों के राज्यपाल होने पर उनका जो सैलरी और अलाउंसेस हैं, वेतन होते हैं, वो 2 राज्यों के बीच में विभाजित हो जाते हैं। इसके अलावा 159 आर्टिकल भी महत्वपूर्ण है। ये राज्यपाल की शपथ के बारे में बताता है। ओथ ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की शपथ। यहां से प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि राज्यपाल की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल की जो शपथ है वो अनुसूची 3 शेड्यूल 3 में मेंशन नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको कनेक्ट करा देता हूँ। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, 69 में उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट की शपथ है और 159 में राज्यपाल की शपथ का वर्णन किया गया है। यहां से आप बहुत अच्छे से ये बात याद रखिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन तीनों की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं किया गया है, जबकि ये सेपरेट आर्टिकल्स में मेंशन की गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो राज्यपाल की शक्तियां। तो राज्यपाल को उसी तरीके से शक्तियां प्राप्त हैं जिस तरीके से राष्ट्रपति को होती हैं। अब जैसे कार्यपालिका शक्ति, तो कार्यपालिका शक्ति को अगर हम देखें कि कार्यपालिका शक्ति या एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत हम कौन कौन सी पावर्स को सम्मिलित करते हैं, तो सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति में जो एक महत्वपूर्ण आती है वो है नियुक्ति संबंधी शक्ति, अपॉइंटमेंट पावर। जिस तरीके से राष्ट्रपति केंद्र में अलग अलग पदों की नियुक्ति करता है, उसी तरीके से राज्यपाल राज्य के अलग अलग पदों पर नियुक्ति करता है। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद की नियुक्ति,
राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसी की तुलना अगर हम राष्ट्रपति से करें तो पीएम यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राज्य से संबंधित जो पद होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जैसे महानुभाव होता है केंद्र में, उसी तरीके से महाधिवक्ता राज्य में होता है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल 165 में है, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, एमपीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरीके से अगर हम अन्य स्टेट की बात करें जैसे यूपी, तो यूपीपीएससी के जो कमीशन के चेयरमैन और सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति भी, मतलब चेयरमैन और मेंबर्स, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की और सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं हाईकोर्ट के, इनके चीफ जस्टिस और अदर जजेस यानी कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल या गवर्नर के द्वारा की जाती है। लेकिन वास्तविक रूप में क्या होता है कि ये सिर्फ इस नियुक्ति में सलाह देते हैं। अपॉइंटमेंट जो होती है इनकी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसमें एडवाइस जो होती है वो राज्य के गवर्नर की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो राज्य से संबंधित जो अलग अलग आयोग होते हैं जैसे राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसको अच्छे से समझना है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो राज्य वित्त आयोग का पहले तो मैं आर्टिकल बता देता हूँ आपको। 243I के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग या स्टेट फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसी तरीके से होता है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इसका आर्टिकल है 243A। यहाँ से डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राज्य वित्त आयोग या स्टेट फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है, तो 243 में है। और कनेक्ट करने के लिए I मींस इनकम यानी कि पैसा और पैसा यानी कि फाइनेंस, तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इलेक्शन को कैसे कनेक्ट करेंगे, इलेक्शन की, तो राज्य निर्वाचन आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के है। इसी के पैरेलल में एक और इंफॉर्मेशन है, ये दोनों पंचायत से संबंधित होते हैं। तो पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत। 243I में स्टेट फाइनेंस कमीशन और 243K में स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसी तरीके से राज्य में नगर पालिकाएं भी होती हैं, तो नगर पालिकाओं के लिए भी इलेक्शन होंगे और नगर पालिकाओं के लिए भी फाइनेंस कमीशन होगा। तो अगर नगर पालिकाओं के लिए हम स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो उस स्थिति में इसका आर्टिकल बदल जाता है। ये 243Y के अंतर्गत आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन का। और उसी तरीके से नगर पालिका के लिए अगर हम राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 243ZA के अंतर्गत आता है। इन कमीशन पर हम डिटेल में और चर्चा करेंगे जब हम कमीशन वाले लेक्चर्स पढ़ेंगे। प्लस इसके अलावा आपका पंचायत और नगर पालिका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनके अंतर्गत भी हम इनकी बात करेंगे। तो आपको इन्हें अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो होती है आपकी विधायी शक्ति या लेजिस्लेटिव पावर्स होती है। लेजिस्लेटिव पावर जिन्हें हम कहते हैं विधायी शक्तियां। अब विधायी शक्ति से मतलब क्या होता है, पहले तो किसी भी विधान को बनाने के लिए जो शक्ति उपयोग की जाती है उसे हम विधायी शक्ति के नाम से जानते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं
विधानमंडल में किसी कानून को, किसी विधान को बनाना है, तो विधानमंडल में उस विधान को कब बनाया जाएगा? जैसे कोई विधेयक आएगा, सबसे पहले वो राज्य विधानमंडल में पारित हो जाएगा, और राज्य विधानमंडल में पारित होने के बाद जब तक उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होंगे वो कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। तो ये राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। अब इसके अलावा कानून बनते कहाँ हैं? तो विधानमंडल में बनते हैं। तो ये क्या क्या कर सकते हैं? जैसे विधानमंडल या विधानसभा के सत्र को बुलाना, तो सत्र को आहूत करना, ठीक है। तो किसी भी सत्र को अगर बुलाना है विधानमंडल के, तो वो राज्यपाल के द्वारा ही किया जा सकता है। जब तक राज्यपाल किसी विधानसभा या विधान परिषद के सत्र को आहूत नहीं करेंगे, सत्र आयोजित नहीं किया जा सकता। ये ठीक वैसा ही है जैसे संसद के सत्र को राष्ट्रपति आहूत करते हैं। फिर इसके अलावा बात करते हैं, एक और शब्द होता है सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर हम इसे तोड़े, सत्र प्लस अवसान मतलब संसद के सत्र की समाप्ति। चूंकि हम विधानमंडल की बात कर रहे हैं, तो विधानमंडल के या विधानसभा या विधान परिषद के सत्र की समाप्ति को हम सत्रावसान कहते हैं। इंग्लिश में हम इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रोरोगेशन। तो इसके लिए प्रोरोगेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब होता है सत्रावसान। इसके अलावा आप देखें कि जो मनोनीत सदस्य होते थे, वो मनोनीत सदस्य जो है, पहले एक मनोनीत सदस्य होता था राज्य विधानसभा में, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल या इसका मनोनयन राज्यपाल आर्टिकल 333 के अंतर्गत करते थे। लेकिन वर्तमान में 104वें संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को, आंध्र भारतीय के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि पहले ही इस पर प्रश्न आया है, इसलिए आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। वर्तमान स्थितियों में इसका प्रावधान नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते थे, उसका प्रावधान भी वर्तमान में हटा दिया गया है, और राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत करता था विधानसभा में, इसका प्रावधान भी हटा दिया गया है। इसके अलावा राज्यपाल, विधान परिषद की हम बात करें तो विधान परिषद के या लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 सदस्यों को, तो विधान परिषद के आपको ध्यान रखना है अच्छे से, कितने सदस्य? तो 1/6। कुल विधान परिषद की जो संख्या है उसके 1/6 मेंबर को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। और कितने क्षेत्रों से करते हैं? तो ये 5 क्षेत्रों से राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इन क्षेत्रों की हम बात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन। मैं रिपीट कर रहा हूं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन। इन 5 क्षेत्रों से राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इंग्लिश में बता देता हूं, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, लिटरेचर एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत राज्यपाल 5 क्षेत्रों में 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट या मनोनीत करते हैं। अगर हम इसकी तुलना राष्ट्रपति से करें तो राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों से। अब 4 क्षेत्र कौन से हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति में सहकारी आंदोलन या कोऑपरेटिव मूवमेंट इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक वैसे ही राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को 5 क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं। और इसके लिए जो आर्टिकल उपयोग किया गया है, उस आर्टिकल की हम बात करें तो ये आर्टिकल 171 के अंतर्गत आता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो ये आर्टिकल 171 में आता है। यहाँ पर आपको एक और बात जो समझने की है कि इस 171 आर्टिकल में क्या दिया गया है, तो इसमें विधान परिषद का गठन या इसके संगठन या संरचना की बात की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 171 में बताया
गया है। तो इस तरीके से राज्यपाल की कुछ विधायी शक्तियां हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। तो राज्य की सीमा के भीतर इसे हम बोलते हैं पार्डन पावर ऑफ गवर्नर, शॉर्ट में हम इसे लिखते हैं पीपी, यानी पार्डन पावर ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अब राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत अगर हम देखें तो पहले तो इसका आर्टिकल, तो आर्टिकल जो है इसका वो 161 है। इसी की तुलना अगर हम राष्ट्रपति से कर दें कि प्रेसिडेंट की पार्डन पावर क्या होती है, तो ये आर्टिकल 72 के अंतर्गत आती है। तो लास्ट में बता देता हूँ, इससे आपको दोनों की क्लियर हो जाएंगे। राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वो राज्य की सीमा के भीतर हो सकती है, जबकि इसकी अगर हम बात करें तो पेन इंडिया या संपूर्ण देश में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति काम करती है। नेक्स्ट बात, राष्ट्रपति जो है वो मृत्युदंड के केस में भी क्षमा कर सकते हैं, बट ये जो शक्ति है ये राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। और हम नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रपति जो है कोर्ट मार्शल यानी कि सेना से संबंधित जो मामले होते हैं तो कोर्ट मार्शल के केस में भी कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल को कोर्ट मार्शल पर भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। एक और अंतर अगर हम देखें तो ये संविधान के भाग 6 में है, पार्ट 6 में मेंशन की गई है, जबकि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पार्ट 5 में वर्णित की गई है। तो इस तरीके से ये आपकी हो जाती है क्षमादान की शक्ति या पार्डन पावर। नेक्स्ट हम शक्तियों की बात करें तो कुछ अन्य शक्तियों में राज्यपाल के पास में स्वविवेकी शक्ति भी होती है। तो स्वविवेकी शक्ति का मतलब होता है डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि राज्यपाल कुछ स्थितियों में अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हैं, यानी कि मंत्री परिषद के परामर्श से कार्य नहीं करेंगे, वो अपने स्वविवेक से कार्य करेंगे। जैसे किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखना। अगर राज्यपाल को ये लगता है कि कोई ऐसा विधेयक आया है जिसे वो राष्ट्रपति की अनुशंसा या राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रखना चाहता है तो वो उसे रख सकता है। या फिर किसी राज्य में किसी दल को जो बहुमत प्राप्त नहीं है तो उस स्थिति में भी वो निर्णय लेता है कि किसको मुख्यमंत्री के लिए बुलाया जाए। किसी समय मुख्यमंत्री की मृत्यु या पद छोड़ने पर किसे वो मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित करेगा। तो ये कुछ शक्तियां हैं जो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां हैं। इसके अलावा राज्यपाल को वीटो पावर्स भी दी गई हैं जो कि राष्ट्रपति की तरह होती है। और वीटो पावर के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को मना कर सकता है या फिर उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रख सकता है। तो इस तरीके से ये राज्यपाल की शक्तियां आपकी समाप्त हो जाती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है, यानी कि सैलरी और अलाउंसेस। तो नॉर्मली जो वेतन भत्ते हैं, जैसे हम अन्य संवैधानिक पदों की बात करते हैं तो उनके लिए वेतन भत्ते शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के केस में बात करेंगे तो वेतन भत्ते की जगह यहाँ पर वास्तव में क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, परिलब्धि, या हम कह सकते हैं उपलब्धि, यानी कि इनके लिए उपलब्धियां या परिलब्धियां शब्द इस्तेमाल किया गया है। इंग्लिश में हम इसे एमोल्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक, अगर हम संविधान की अनुसूची से देखें तो अनुसूची 2 में संवैधानिक पदों के जो वेतन भत्ते हैं उनकी बात की जाती है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के जो वेतन भत्ते हैं वो अनुसूची 2 में वर्णित किए जाते हैं, यानी कि इन्हें अनुसूची 2 के अनुसार वेतन भत्ते दिए जाते हैं। वर्तमान में हम अगर राज्यपाल की सैलरी की बात करें तो ये 3.5 लाख पर मंथ होती है। तो इस तरीके से हमने राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उन पर चर्चा की। यहाँ पर बस एक और चीज है कि पहले एक राज्य का एक राज्यपाल होता था, लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन आया था तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 7वें संविधान संशोधन
1956 के द्वारा एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, इसका प्रावधान किया गया है।